नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अपूर्वानंद साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NDA 1 की भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे तब एक चीज़ नज़र जो आई थी कि सीधा सीधा RSS का एक दखल अंदाज़ी, एक हस्तक्षेप हुआ था NCERT के पाठ्यक्रम में। उसी तरह से अब भी कहीं ना कहीं दीनानाथ बत्रा की किताबें स्कूली छात्रों को गुजरात में दी जा रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस की किताबें जला के फेंक देनी चाहिए। किस दिशा में आपको इनकी शिक्षा नीति, खासकर कि भगवाकरण की अगर हम बात करें, सांप्रदायिककरण की बात करें, तो किस दिशा में आपकी इनकी शिक्षा नीति इस बार जाते हुए नज़र आ रही है? NDA की पहली सरकार और इस सरकार में अंतर है। एक अंतर तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत एक प्रकार से है, इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना गलत नहीं होगा। दूसरे कि यह सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है घोषित रूप से, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घोषणा करके चुनाव में हिस्सा लिया। पहली बार यह हुआ है कि यह पूर्ण बहुमत में है। इस आत्मविश्वास को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए पहले जो असुरक्षा थी इस राष्ट्रवाद में, सत्ता में आने के बाद भी असुरक्षा थी, वह असुरक्षा अभी नहीं है। अभी एक तरह का आश्वासन है कि हम सत्ता में पक्के तौर पर कम से कम 5 साल हैं। अगर आप इसे ध्यान में रखें कि NDA 1 में जो दूसरे दल थे उनका दबाव बहुत ज़्यादा था, उन पर निर्भर थे। और उन पर भारतीय जनता पार्टी निर्भर थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे समझौते करने थे, जो बाध्यता अब बिल्कुल ही नहीं है। यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास एक ऐसा चेहरा पैदा कर रहा है जो चेहरा उदार है, जो चेहरा हड़बड़ी में नहीं है, इत्मीनान है, जिसमें आपने शिक्षा की बात की थी। जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है और दीनानाथ बत्रा की गुजरात में छपी हुई किताबों का सवाल है, तो उसमें भी यह कहा जा सकता है रक्षात्मक तौर पर कि वे अनिवार्य पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं, वे पूरक पाठ्यपुस्तकें हैं, स्वैच्छिक तौर पर पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह भी साथ में कहा जाना चाहिए कि वो गुजरात के करदाताओं के पैसे से छपी हुई किताबें हैं, और उन किताबों की कमज़ोरी सिर्फ यह नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का राष्ट्रवाद प्रचारित कर रही है, बल्कि यह कि वे किस बौद्धिक मानदंडों पर कहीं ठहरती ही नहीं है। तो ये बच्चों के साथ भारी अन्याय है। अगर शिक्षा नीति का अनुमान करना हो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को यदि आप दोबारा देखें तो उसमें 2 घोषणाएं हुई थी। एक कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएंगे और उसके लिए शिक्षा आयोग बनाएंगे, लेकिन उस शिक्षा आयोग का काम अब तक कहाँ पहुँचा है इसकी हम लोगों को कोई खबर नहीं। इस बीच ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम उच्च शिक्षा को लेकर यशपाल समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी थी, जिसे UPA ने खुद लागू करने में काफ़ी कोताही बरती, और इसलिए अब वो मृतप्राय हो चुकी है। प्रासंगिक है लेकिन मृतप्राय हो चुकी है। तो वह घोषणा जो शिक्षा आयोग की थी वह इन 4 महीनों में 1 इंच आगे नहीं खिसकी। दूसरी घोषणा जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में की और थोड़ी आश्चर्यजनक, बल्कि आप हास्यास्पद कह सकते हैं, वह यह थी कि केंद्र सरकार मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर तैयार करेगी। अब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा में आप यह कहें कि मैं केंद्र सरकार मूक्स तैयार करवाएगी, इससे यह पता चलता है कि नीति के बारे में ही समझ बहुत खंडित है और कमज़ोर समझ है, क्योंकि मूक्स एक बहुत छोटी सी चीज़ है। और अगर आप यह कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम भारत की उच्च शिक्षा में जो अपेक्षाएं हैं नए आने वाले छात्रों की, उनको पूरा कर देंगे, तो इसका मतलब उच्च शिक्षा की समस्याओं से आपका परिचय ही नहीं है, जो ज़्यादातर राज्य के विद्यालयों में फैला हुआ है, जो भारी संख्या में शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके शिक्षक शोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना उनके पास समय है, ना उन्हें छुट्टी मिलती है, और शिक्षण का दबाव एक तरह के औसतपन को उत्पादित करने के लिए उन्हें लगातार बाध्य करता रहता है, जिसमें हम श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता की आकांक्षा ही नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम बस औसत के आसपास पहुंच जाएं
इसी में सबकी तसल्ली है। तो अगर आप नीति की बात कर रहे हैं तो अब तक तो कोई नीति मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अगर नीति ना भी आई हो, लेकिन अगर हम एक ब्रॉडली अनुमान लगाएं या एक दिशा किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। अभी जैसे शिक्षक दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि वो बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं, और इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की कोई बात ही नहीं हुई उस पूरे भाषण में, और वो खुद शिक्षक बन के बच्चों से बात करने लग गए। और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग के बारे में कोई मेंशन नहीं, टीचिंग फैसिलिटीज़ के बारे में कोई मेंशन नहीं, सिर्फ एक ऊपरी स्तर पर कोई दिल को बहलाने के लिए कोई इस तरह का भाषण दे दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है इस दिशा में कहीं भी जा रही है ये सरकार? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दरअसल नीति नामक शब्द को अप्रासंगिक बनाने का एक अभियान चल रहा है, जिसमें हमें उसकी आवश्यकता ही महसूस ना हो, क्योंकि वह एक व्यक्ति के मन में आने वाले सद्विचारों पर फिर यह देश चलेगा। तो वह सद्विचार एक समय हो सकता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए इसका उपदेश देने के रूप में व्यक्त हो, दूसरा देश को स्वच्छ होना चाहिए इस रूप में व्यक्त हो। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमें एक अभिभावक, एक भले दिल का अभिभावक चाहिए जो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। इसलिए हम अब नीति की पूरी संरचना से बाहर जा रहे हैं, लेकिन पुनः इसके पीछे का जो पूरा मकसद था, यानी शिक्षक की सत्ता को पूरी तरह से अप्रासंगिक कर देना। तो शिक्षक दिवस के दिन आपने शिक्षक की बात नहीं की। जैसा आपने कहा है कि भारत की स्कूली शिक्षा की मुख्य समस्या है शिक्षकों की कमी, योग्य शिक्षकों की कमी। उस पर हमने कोई बात नहीं की। हमने इस पर बात नहीं की कि शिक्षक किन दबावों में काम कर रहे हैं, समाज क्या अपेक्षा करता है, शिक्षक के पास अवसर क्या हैं। यानी शिक्षक नाम की जो संस्था है, उस संस्था को बुरी तरह पिछले 25 वर्षों में तोड़ा गया है, और इस बार तो उसको दफना ही दिया गया क्योंकि वो प्रासंगिक रह ही नहीं गया। अब बच्चों को शिक्षकों से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सीधे उनसे अपने नेता के माध्यम से बात करेगा। और वह बल्कि यह भी कहा गया कि उसी दिन कि हर व्यक्ति को अपने पड़ोस के स्कूल में एक दिन जाकर पढ़ाना चाहिए। अब मैं अगली इस तरह की मांग की उम्मीद करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने बगल के अस्पताल में एक दिन जाकर डॉक्टरी करनी चाहिए, तो या हर व्यक्ति को इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ऐसी मांगे शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन हम यह मांग ज़रूर करते हैं कि हर व्यक्ति स्कूल में जाकर पढ़ा ले। जैसे कि पढ़ाने के लिए किसी तरह की तैयारी, किसी तरह की निवेश, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, वो एक पेशेवर चीज़ नहीं है। यह संदेश था जो शिक्षक दिवस के इस पूरे आयोजन में छिपा हुआ था, दुर्भाग्य से जिसको ठीक से सुना नहीं गया, और एक काल्पनिक भय से लोगों ने इस तरफ इशारा भी नहीं किया। जिस काल्पनिक भय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो शिक्षा दिवस के ही दिन की अगर बात करें तो उस दिन प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं बच्चों को संबोधित करना चाहता हूँ, और पूरा प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन हर जगह इस चीज़ में जुट गया कि बच्चे स्कूल में रहेंगे और भाषण सुन के ही वापस जाएंगे। स्कूलों में जहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहाँ टीवी का और केबल का इंतज़ाम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जब स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है तो अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बोलते हैं कि अब हम स्वच्छ भारत का एक कोर्स इंटीग्रेट करेंगे। क्या मतलब ये एक वैसा वाला माहौल बन रहा है कि जहाँ इमरजेंसी में एक टाइम पर बोला जाता था कि व्हेन यू आर आस्क्ड टू बेंड यू क्रॉल? विडंबना यह है कि यह वक्तव्य लालकृष्ण आडवाणी का था, जो अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि आपको झुकने को कहा जाता है और आप रेंग रहे हैं। यहाँ तो अभी झुकने को कहा नहीं गया है, और अब फिर भी शिक्षक दिवस के दिन एक बयान आया, आधिकारिक बयान, कि हमने किसी को नहीं कहा है कि यह अनिवार्य है। फिर भी CBSE और दूसरी संस्थाओं ने इसको लगभग अनिवार्य करते हुए परिपत्र जारी किए, और स्कूलों ने इसको अनिवार्य किया। कई स्कूलों ने इसको कहते हैं आप भय को पूरी तरह से समा लेते हैं अपने अंदर, और एक आज्ञाकारी जनता में आप तब्दील हो जाते हैं। यह घटना इतने कम समय में होगी, और यह घटना उन लोगों के साथ होगी जो सबसे शिक्षित हैं। इत्तेफाक से यह चीज़ दिखलाई पड़ रही है उस वर्ग के बीच जो सबसे शिक्षित है,
और एक तरह से उसके पास शक्ति है, लेकिन यह वर्ग सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी वर्ग के रूप में काम करने को तत्पर है। तो यह एक बड़ी दुर्घटना हुई है इस देश के साथ, या आप यह कह सकते हैं कि यह दुर्घटना हो चुकी थी और हमें संभवतः इस प्रकाश की आवश्यकता थी या इतने घने अंधेरे की आवश्यकता थी ताकि यह हमें दिखलाई पड़ सके कि यह हमारे साथ हो चुका है। दूसरे, इसका अर्थ यह भी है कि हमारे यहाँ सांस्थानिक संस्कृति बहुत कमज़ोर है, संस्थाएं बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं, इसलिए वे उत्तर नहीं दे पाती और वे स्वयं अपना महत्व नहीं समझ पाती। मसलन विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं, साहित्य अकेडमी स्वायत्त है, इसलिए अगर सरकार कुछ कह भी रही है वह उसका अनुपालन ना करे तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा या वो एक स्टैंड ले सकती है, ऐसा उसके ख्याल में ही नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि हर संस्थान ने अपने आप को राज्य के संस्थान में तब्दील कर दिया है और सरकारी संस्थान में तब्दील कर दिया है, जो बहुत चिंता का विषय है। ये डरावना माहौल ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जब ये दौर गुज़र जाएगा और अगर ये दौर गुज़र जाएगा, बात यह है कि एक निराशा का दौर भी हो सकता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ख़िलाफ़ आप जो कह रहे हैं प्रतिरोध की आवाज़ें कहीं ना कहीं दब रही हैं, ख़त्म सी होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास करके ऐसे तबकों में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित तबके हैं, जिनसे प्रतिरोध की दरअसल उम्मीद करी थी। लेकिन फिर भी आगे का रास्ता, मैं ख़ास करके आप जो प्रगतिशील आंदोलन या प्रगतिशील धारा के साथ कई सालों से जुड़े हो रहे हैं, आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं यहाँ से, ख़ास करके प्रगतिशील आंदोलन के लिए? और क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हथियार डाल के हार मानी जा सकती है इस दौर में। नहीं, हथियार डाल के हार मानने का प्रश्न नहीं है, और मैंने अभी जितनी बातें कही उनसे निराशा की झलक आ सकती है, लेकिन यह भी सच है कि जो भी सक्रिय हैं वो किसी और साधन के बल पर नहीं, वो एक निजी साहस के बल पर सक्रिय हैं। अगर आप बहुत संकुचित रूप में ही देखें और सोशल मीडिया को ही देख लें तो आप व्यक्तियों को देखेंगे जिनकी कोई राजनीतिक संबद्धता नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बहुत समझदारी भरी प्रतिक्रिया है, और वे यह ख़तरा उठाते हुए कर रहे हैं कि उनकी पहचान हो सकती है। ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें फेसबुक पर एक पोस्ट लगाने के चलते आप जेल जा चुके हैं, और अगर आपके पास कोई सांस्थानिक समर्थन नहीं है तो आपके जेल जाने का क्या मतलब होता है, यह आपको पता है। तो मैं यह कह रहा हूँ कि निराश होने की वजह इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग इस खतरे को जानबूझकर उठा रहे हैं। उम्मीद की किरण मुझे छोटे छोटे आंदोलनों से दिखलाई पड़ती है, जिनको अब तक किसी दल ने अपनाया नहीं है, या जो दल के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन नहीं है। एक छोटी सी जगह पर भूमि विस्थापन के खिलाफ चल रहा आंदोलन हो, पड़ेकलम में चल रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ लोगों का आंदोलन हो, जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया, और वे लोग अड़े रहे, पीछे नहीं हटे। किसी राजनीतिक दल ने उसको अपनाया नहीं, उन्होंने किसी से अनुरोध नहीं किया कि आप हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। कुछ मजदूर आंदोलन भी देखे तो चाहे मारुति का आंदोलन हो या वजीरपुर का आंदोलन था अभी पीछे, तो उसमें भी कहीं पर भी किसी भी बड़े राजनीतिक दल को उन्होंने अपनाने नहीं दिया, बल्कि सामूहिक पहलकदमियाँ और संघर्ष, इनमें आशा है, और आशा व्यक्तियों में भी है, शिक्षा में भी है। मुझे जो सबसे दिलचस्प चीज़ लगती है जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, वह है पिछले 1.5 वर्षों में हास्य की वापसी। मैं इसको रिटर्न ऑफ ह्यूमर कहता हूँ, और मैं सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया को देख लें तो इतने तरीक़ों से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं, पोस्टरों का सहारा ले रहे हैं, स्केचेस का सहारा ले रहे हैं, किसी के शेर का सहारा ले रहे हैं। मुझे इतने हास्य की अभिव्यक्ति इसके पहले नहीं दिखलाई पड़ी थी। मुझे लगा था समाज बहुत गंभीर हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा हास्य और व्यंग्य है, तंज इतना ज़्यादा है, अगर इसको इकट्ठा ही कर लिया जाए तो अपने आप में कई किताबें हो जाएंगी, और इनसे पता चलेगा कि लोगों के भीतर प्रतिक्रिया करने की, अपने आप को व्यक्त करने की, और ये 2 चीज़ें हैं जिनके आधार पर प्रतिरोध करते हैं। तो मैं यह मानता हूँ कि अगर
एक देश में हंसने की क्षमता बची हुई है और वह तो इसका मतलब कि प्रतिरोध की संभावना समाप्त नहीं हुई। इसलिए मेरे लिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि लोग बोलते रहें, ये सबसे ज़्यादा अकेले बोलें, समूह में बोलें, विश्लेषण करें, अपनी बात बताएं। हालांकि एक शोर है जो शोर हो सकता है सुन ना दे, लेकिन आवश्यक यह है कि आप दर्ज करें। न्यूज़ क्लिक पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है हम आगे भी इस तरह से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।